बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर एस्पिरेंट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये लेक्चर मैं तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड करने लगा हूँ लेकिन वो ना रिकॉर्ड होता है ना वो सेव होता है। तो अल्लाह खैर करे, एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं, हम ऑर्डर टू को कंप्लीट करते हैं। डियर एस्पिरेंट, आपको पता है कि एक बहुत कॉम्पिटेंट लेडी जज हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अमरीन तारक अवान। और उनका एक बहुत एक्सपीरियंस है टीचिंग का भी। वो कैद आज़म लॉ कॉलेज में बहुत अरसे तक जो है वो टीच भी करती रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पोजीशन होल्डर हैं, और अब वो जज भी हैं। तो उन जैसा एक्सपीरियंस जो है वो किसी के पास भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच कि उन्होंने खुद से ये फैसला लिया कि वो आप लोगों को जो है वो ना सिर्फ सिविल जज एस्पिरेंट्स को, बल्कि जो लोग लॉ यानी जो कि अभी लॉ के स्टूडेंट हैं, एलएलबी कर रहे हैं, वो उनको भी जो है वो गाइड करेंगी। तो उनके लिए उन्होंने अपना एक चैनल बनाया है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज़ प्लीज़ उसको आप जो है वो उसको सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन भी दबाएं। और फिर जो लोग जो कि वेटिंग फॉर दैट कि वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, एकेडमी से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, आप उनके साथ जो है उसको जो है वो शेयर करें। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमने ऑर्डर टू रूल टू को जो है वो हमने कंप्लीट करना है। अच्छा, ऑर्डर टू रूल टू में जहाँ तक मुझे जो याद है, ऑर्डर टू रूल टू में तो हमने ऑर्डर वन और रूल टू को बड़ा अच्छी तरह से हमने एट्थ लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा उसको डेप्थ में किया। और अभी तक मैंने आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बताए वो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट था। ऑर्डर वन रूल एट मैंने आपको कहा अच्छी तरह से कर ले, उस पर आपसे नोट्स भी शेयर किए, आपको प्रेजेंटेशन के तौर पर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके भी बताया। फिर आपको मैंने दूसरा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्वेश्चन बताया वो था ऑर्डर वन रूल 10, उसके ऊपर भी आपके साथ लेक्चर शेयर किया, उसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन के तौर पे खुद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप में से किसी को नहीं मिला तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वहाँ पे जाएं और जाके आप वो लेक्चर जो है उसको क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। अच्छा डियर एस्पिरेंट, तो ऑर्डर वन और उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन था वो था ऑर्डर टू रूल टू। तो उस पर भी हमने बड़ा डेप्थ में किया, प्रेजेंटेशन भी दी। आज हम इस ऑर्डर को जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसका मतलब हरगज हरगज ये नहीं है कि आप बाकी सारे जो ऑर्डर्स और रूल्स हैं उनको आप वो इग्नोर कर देंगे। करना आपने सारा ही है, लेकिन आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो करना आप में सारा ही है, बाकी में से जो है वो नोट आ सकता है आपको। मसला आज हमने पढ़ना ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, तो उसके ऊपर आपको जो है वो नोट आ सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं आज सबसे पहले मैं आपको बाकी रूल 3 से लेके रूल 8 तक है, सबसे पहले उसकी स्कीम समझाऊंगा और उसके बाद वन बाय वन मैं आपको जो है वो टेक्स्ट के साथ जो है वो पढ़ाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो कॉज ऑफ एक्शन, वो आपको पता है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, मैं उसकी एग्जांपल्स दूंगा आपको कि कॉज ऑफ एक्शन की क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। उसके बाद ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, उसकी भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं जो है आपको एग्जांपल दूंगा किसकी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जहां पे एक से ज्यादा काजेज ऑफ एक्शन को जो है वो आपस में क्या किया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है, आपस में ज्वाइन किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये तो होगी ना किसी भी सूट के लिए वो क्या कंडीशंस होंगी जिनके बुनियाद पे ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऑर्डर वन रूल वन में ये देखा था कि कौन कौन से प्लेंटिव जो है वो एक ही सूट में एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ये था अराइजिंग ऑफ एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, कि अगर वो अलग-अलग दावा करें तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो। इसी तरह ऑर्डर वन रूल 3 में हमने देखा था कि कौन कौन से डिफेंडेंट्स हैं जो कि एक ही सूट में जिनको सू किया जा सकता है। ठीक है, तो अब किसके यानी वो क्राइटेरिया किसका था, प्लेंटिफ का, और रूल 3 डिफेंडेंट के लिए था, ऑर्डर वन रूल 3। और आज हम ऑर्डर टू रूल 3 में ये देखेंगे कि अगर काजेज ऑफ एक्शन को अगर उनका ज्वाइंटर करना है, बहुत सारे काजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करना है, तो उस सूरत में उसका जो है वो उसका क्या यानी वो उसके क्या पैरामीटर होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो किसी भी सूट के लिए होंगे ना। फिर अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है तो उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट में क्या उसके साथ और काजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, हम वो रूल 4 में पढ़ेंगे। ठीक है,
रूल 5 में हम इसी तरह, जैसे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, ये अगेंस्ट द डिसीज स्टेट, कि जो बंदा एक मर गया है उसकी जो स्टेट है, अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम, स्टेट के अगेंस्ट कोई क्लेम किया जा रहा है तो क्या उसके साथ कोई और क्लेम जोड़ा जा सकता है, वो हम किस में पढ़ेंगे, वो हम रूल 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल 3 जो है वो जनरल कंडीशंस बताता है। सो रूल 3 जो है वो जनरल कंडीशंस बताता है, और रूल 4 स्पेसिफिक कंडीशंस बताता है एक से ज्यादा जॉइंटरों का काजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करने, एक ही दावे में इकट्ठा करने के लिए। और रूल 5 भी स्पेशल कंडीशंस बताता है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो बच्चों आपको समझ आएगी ऑर्डर 1, रूल 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम रूल 6 पढ़ेंगे। अच्छा, रूल 3 में हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक से ज्यादा काजेज ऑफ एक्शन को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं तो उसका कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसी तरह देखेंगे कि कोर्ट ऑफ फी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट की पावर है कि ट्रायल को सेपरेट कर सके। अगर कोर्ट को लगता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी, डिले होगा, तो कोर्ट उसको क्या करेगी, ऑर्डर को उसको सेपरेट करने का भी ऑर्डर जो है वो कर सकती है रूल 6 से। अच्छा, रूल 6 और रूल 8 में फर्क है। रूल 6 में भी कुछ इसी तरह से है कि कोर्ट सेपरेट ट्रायल कर सकती है, और रूल 8 में भी आप देखें हाउ टू क्योर द डिफेक्ट ऑफ मिस ज्वाइंटर ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्शन। तो दोनों में जो फर्क है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि रूल 6 और रूल 8 में क्या फर्क है। ठीक है, तो उसके बाद रूल 7, अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन क्या है और उसका अफेक्ट क्या होगा मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन का दावे के ऊपर जो है। फिर उसके बाद जो है वो ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन कब रेज करना है एज टू मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। जैसा कि उधर हमने पढ़ा था कि मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज की सूरत में आपने जो ऑब्जेक्शन रेज करना है वो आपने एट ऑर्डर 1 रूल 13 था कि एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। और रूल 8 जो है वो रेमेडी देता है अगेंस्ट मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन के कोर्ट ने जो है वो क्या करना है। और उसके बाद एक नई अमेंडमेंट आई है, पावर ऑफ द कोर्ट टू कंसोलिडेट द सूट्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों मैंने आपको एक स्कीम बता दी है ऑर्डर 3 से लेके ऑर्डर 4 तक, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। ऑर्डर 3 रूल 3 बताता है कि कब, यानी किन कंडीशंस के तहत, किन सर्कमस्टांस, किन पैरामीटर, किस क्राइटेरिया के तहत जो है वो एक से ज्यादा कॉजेज ऑफ एक्शन को आपस में जोड़ा जा सकता है। रूल 4 एडिशनल कंडीशन बताता है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रूल 5 एडिशनल कंडीशन बताता है इन केस ऑफ अ सूट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन। उसके बाद जो है वो रूल 6 जो है वो बताता है कोर्ट की पावर है कि वो ट्रायल को सेपरेट कर सकता है। रूल 7 ये बताता है कि ऑब्जेक्शन कब रेज करना है। रूल 8 ये बताता है कि रेमेडी क्या है मिस ज्वाइंटर के अगेंस्ट। और रूल 9 जो रूल 6A है वो कोर्ट की पावर है टू कंसोलिडेट द सूट। इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब काज ऑफ एक्शन। अच्छा, एक मैं बात आपको बता दूं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है किसके अंदर, क्लेम रिलीफ ऑफ काज ऑफ एक्शन के अंदर। देखें आप मिन्यूटली सा डिफरेंस है, वैसे आपको ये सारी चीजें एक जैसी ही लगेंगी। मसलन देखें, मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको एग्जांपल देकर बताने की कोशिश की थी कि एक शख्स ये कहता है, वो कोर्ट के सामने आया है और वो ये कहता है जी इसने मुझसे एग्रीमेंट टू सेल किया, इसने मुझसे एग्रीमेंट टू सेल किया, तो उस एग्रीमेंट टू सेल की इसने वायलेशन की, इसने रजिस्ट्री मेरे फेवर में नहीं करी की, तो लिहाजा मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वो बात कर रहा है ये क्या है, ये उसका क्लेम है, ये उसका क्या है, क्लेम है। अगर डिफेंडेंट इसके अगेंस्ट कुछ कहता है तो वो उसका क्या है, वो डिफेंस है। अच्छा, ये हो गया क्लेम। और फिर वो एंड पे जाके जो कोर्ट से इस्तदा करेगा कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जारी करो ऑन द बेसिस ऑफ माई क्लेम, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे रिलीफ। कि उसने कोर्ट से रिलीफ क्या मांगा है, तो हम कह सकते हैं कि रिलीफ फॉलोज द क्लेम ऑफ द पार्टीज। ठीक है, वो हो गया। या ये समझ लें कि क्लेम में वो ग्राउंड्स लिखी जाएंगी, वो ग्राउंड्स लिखी जाएंगी जिसकी बुनियाद में क्या होगा कि कोर्ट से रिलीफ की जो है वो क्या की जाएगी, इस्तदा की जाएगी। यही चीज हमने ऑर्डर 1 रूल 2 में देखा है। अच्छा, अब कॉज ऑफ एक्शन कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है उससे। कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि वो मटेरियल फैक्ट्स के एग्रीमेंट हुआ और फिर जो क्रूशल डेट थी उस पे उसने उसकी वायलेशन की और अब वो उसका इनकारी है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कॉज ऑफ एक्शन के बारे में है कि ये उसका एक कॉज ऑफ एक्शन है
कि किसके अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है? बेसिकली ये वही फैक्ट्स हैं जो कि जस्टिफाइंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जो सूट को क्या कर रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मिन्यूटली सा डिफरेंट है, लेकिन उसको बताना जो था वो जरूरी था। ठीक है, अच्छा अब आप आगे देखिएगा, cause of action तो आपको मैंने बता दिया, facts which give birth to and which give birth and form the foundation of the suit। वो facts जो क्या करते हैं, सूट की बेस बनते हैं। ऑब्वियसली वो आपका क्लेम और वो रिलीफ ही होगा, तो वो उसको क्या बोलेंगे, cause of action। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? मसलन आप कहते हैं जी कि रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक काज ऑफ एक्शन हो गया। आपका क्या हो गया, एक काज ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहते हैं, ये काज ऑफ, आप कहते हैं मैंने डेट रिकवर करना है, तो ये एक और काज ऑफ एक्शन हो गया। आप कहते हैं मैंने मनी रिकवर करनी है, एक और काज ऑफ एक्शन करना है। एक आप कहते हैं मैंने रेंट क्लियर लेना है, एक और मींस प्रॉफिट, परफॉर्मेंस, कैंसलेशन, रेटिफिकेशन, रिसीजन, डेक्लरेशन, इंजंक्शन, पार्टीशन, ये जितने भी हैं, ये रिलीफ भी हैं, ये क्लेम भी हैं, और ये काज ऑफ एक्शन भी है। तो ये था काज ऑफ एक्शन की जो है वो एक एग्जांपल है। अब मैं बताता हूँ ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन क्या है। ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन को आपको दो पैरामीटर्स में देखना पड़ेगा, दो दो एंगल से आपको ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन को जो है वो देखना पड़ेगा। यानी कब एक से ज्यादा काजेज ऑफ एक्शन को एक ही दावे में क्या किया जा सकता है, यकजा किया जा सकता है। तो वो दो एंगल क्या होंगे? एक एंगल तो ये है कि मसलन फर्ज करें कि एक शख्स कहता है कि इसने मेरे साथ दो एग्रीमेंट किए मुख्तलिफ टाइम्स में, एग्रीमेंट तो सेल किए, और ये दोनों से इनकारी है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये उसके दो काज ऑफ एक्शन है, ये उसके क्या है, ये दो काज ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो उन दोनों को क्या एक दावे में इकट्ठा कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये बताएगा रूल 3। तो एक तो ये है कि जहाँ पे आप दो सब्जेक्ट मैटर्स को एक जगह पे क्या कर सकते हैं, आप इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि प्लेंटिव कहता है जी कि इसने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल किया, एक और प्लेंटिव कहता है इसने मेरे साथ भी एक एग्रीमेंट टू सेल किया। प्लेंटिव कहता है इसने, अब देखना ये है कि क्या वो दोनों का जो अलग-अलग वो कॉज ऑफ एक्शन है, क्या उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, जब पार्टीज का अपना अपना कॉज ऑफ एक्शन है, एक तो ये है ना कि बहुत सारी पार्टीज का बहुत सारे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट एक जैसा ही कॉज ऑफ एक्शन है, और एक ये है कि जो पार्टीज है उनका अलग-अलग कॉज ऑफ एक्शन है, तो क्या उनको एक ही सूट में जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये हमने आगे चल के जो है वो पढ़ना है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शंस की, तो आप मेरी बात सुनिए। वो कहता है जी सूट फॉर पार्टीशन, पोजेशन, इंजंक्शन, मींस प्रॉफिट। देखिए उसने कितने कॉज ऑफ एक्शन है, उसको पार्टीशन की हद तक भी वो क्लेम कर रहा है, पोजेशन की हद तक, इंजंक्शन, और चार कॉजेज ऑफ एक्शन वो एक ही जगह पे क्या कर रहा है, वो कोर्ट से जो है वो इस्तदा कर रहा है। तो हमने देखना ये है कि क्या वो ये कर सकता है, वो चारों कॉजेज ऑफ एक्शन को एक ही दावे में इकट्ठा कर सकता है, या उसको सेपरेट सेपरेट सूट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, पोजेशन का भी क्लेम करे और साथ में मींस प्रॉफिट का भी करे, या वो एजेक्टमेंट और साथ में रिकवरी ऑफ रेंट का भी करे, साथ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक कॉज ऑफ एक्शन, पोजेशन दूसरा, परमानेंट इंजंक्शन तीसरा कॉज ऑफ एक्शन हो गया। इसी तरह डिक्लेरेशन के साथ वो किसी डॉक्यूमेंट की जो है वो कैंसिलेशन भी मांग ले। तो बच्चों आपने देखा ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन कि एक से ज्यादा कॉजेज ऑफ एक्शन को एक साथ क्या किया जा रहा है, यकजा किया जा रहा है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे बहुत सारे सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को जो है वो एक ही जगह पे जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए है रूल 3 है। ठीक है, अब देखिए रूल 3 में ना आप कंडीशंस को समझने के लिए, कि ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन को समझने के लिए आप इस बात को समझें कि एक तरफ प्लेंटिफ, सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन तो है, एक तरफ प्लेंटिफ दूसरी तरफ एक डिफेंडेंट, यानी एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि एक प्लेंटिफ बहुत सारे डिफेंडेंट। ठीक है, तीसरी सिचुएशन ये होगी बहुत सारे प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट, फिर एक सिचुएशन ये होगी कि एक प्लेंटिफ बहुत सारे डिफेंडेंट, और चौथी सिचुएशन ये होगी कि बहुत सारे प्लेंटिफ और बहुत सारे डिफेंडेंट। तो देखना ये है कि क्या कंडीशन है। तो बच्चों मैं आपको अभी बता दूं, सुन लो, अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, तो वो ज्वाइंटली इंटरेस्टेड है उन सब कॉजेज ऑफ एक्शंस में,
तो वो कर सकते हैं। अगर वो सिविलली काज ऑफ एक्शन, उनके सिविलली काज ऑफ एक्शन है, सबका अलग-अलग काज ऑफ एक्शन है, तो उनके सेपरेट सूट बनते हैं। वो एक ही सूट में जो है वो दो प्लेंटिफ जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह जो डिफेंडेंट्स हैं, अगर वो ज्वाइंटली लायबल हैं तो उनको एक ही दावे में इकट्ठा किया जा सकता है, उनके काजेज ऑफ एक्शंस को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन अगर वो उनकी लायबिलिटी अलग-अलग है तो उस सूरत में उनको एक दावे में जो है वो इकट्ठा जो है वो नहीं किया जा सकता। यानी ज्वाइंटली लायबिलिटी होगी तो डिफेंडेंट्स को बहुत सारे सेवरल काजेज ऑफ एक्शन में इकट्ठा किया जा सकता है, और अगर ज्वाइंटली प्लेंटिफ इंटरेस्टेड है तो उसको किया जा सकता है। इसी तरह जहां बहुत सारे प्लेंटिफ, बहुत सारे डिफेंडेंट हो, वहां पे प्लेंटिफ को ज्वाइंटली इंटरेस्टेड होना चाहिए और डिफेंडेंट को ज्वाइंटली जो है वो लायबल होना चाहिए। तो ये मैं आगे चल के आपको आगे जाकर इसकी एग्जांपल्स बताऊंगा तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जॉइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शंस। ठीक है, याद रखिएगा जॉइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन, सेवरल काजेज ऑफ एक्शन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो होगी प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट्स और एक सेवरल काजेज ऑफ एक्शन। मसलन अब हम सिचुएशन देख लेते हैं, वन प्लेंटिफ, वन डिफेंडेंट एंड सेवरल काजेज ऑफ एक्शन। वन प्लेंटिफ, वन डिफेंडेंट और सेवरल काजेज ऑफ एक्शन। तो क्या है जी, नो कंडीशन। अब कभी भी प्लेंटिफ जो है वो एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट बहुत सारे सेवरल काजेज ऑफ एक्शंस को इकट्ठा कर सकता है एक दावे में, और उसकी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर नो कंडीशन एंड वेयर देयर इज ओनली वन प्लेंट वन डिफेंडेंट, सेवरल काजेज ऑफ एक्शन may be joined in one suit. However, अब एक बात है, if joinder of causes of action will cause inconvenience or delay in trial, court may order for separation of trial. अगर कोर्ट को लगता है कि ठीक है मिस जॉइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक है एक ही प्लेंटिफ, एक ही डिफेंडेंट और सेवरल काजेज ऑफ एक्शंस हैं और रूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन स्टिल अगर कोर्ट समझता है कि पार्टीज को इनकन्वीनियंस या डिले काज होगा, तो उस सूरत में कोर्ट क्या कर सकती है, उसके ट्रायल को सेपरेट करने की ऑर्डर करेगी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ना रूल 3 और रूल 6 और रूल 8 में फर्क बताऊंगा। तो रूल 6 ये है कि वहां पे मिस ज्वाइंटर नहीं होता, फिर भी कोर्ट कहती है सेपरेट ट्रायल, लेकिन रूल 8 में मिस ज्वाइंटर होता है, अगरचे उनका प्रोसीजर आगे चल के जो है वो सेम हो जाता है। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, रूल 6 में कोर्ट सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर करती है, लेकिन मिस ज्वाइंटर नहीं होता, सिर्फ पार्टीज को इनकन्वीनियंस काज हो रही होती है। जबकि रूल 8 में क्या होता है कि पार्टीज को मिस ज्वाइंटर ऑफ, यानी वो रूल 3 की और रूल 4-5 की वायलेशन भी जो है वो हो रही होती है। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल में आपको जो है वन प्लेंटिफ वन सेवरल काज ऑफ एक्शन, ये ऊपर मैंने आपको जो है वो बता तो दिया। ये देखें पार्टीशन एक है, पोजेशन दूसरा, तीसरा, तो ये सारे काजेज ऑफ एक्शन एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक दावे में जो है वो क्या किए जा सकते हैं, यकजा किए जा सकते हैं। ये उसके एग्जांपल है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है वो ये है, वन प्लेंटिफ, टू और मोर डिफेंडेंट एंड सेवरल काजेज ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी अब डिफेंडेंट ज्यादा हो गए, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्राइटेरिया होगा कि डिफेंडेंट्स आर ज्वाइंटली लायबल, तो फिर उनको एक ही दावे में क्या किया जा सकता है, कंडीशन यकजा किया जा सकता है। कंडीशन इज दैट ऑल डिफेंडेंट्स आर ज्वाइंटली लायबल। ठीक है, तो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक बात सुनिएगा कि इस तरह कर लेते हैं कि एक प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से एक एग्रीमेंट टू सेल किया। ठीक है, एक एग्रीमेंट टू सेल किया, तो ये क्या हो गया जी, जो है वो सॉरी, दो डिफेंडेंट से क्या किया, प्लेंटिफ ने एग्रीमेंट टू सेल किया दो डिफेंडेंट से। ठीक है, फिर उन्हीं दो डिफेंडेंट से एक और एग्रीमेंट टू सेल किया किसी वक्त में, तो अब दो कॉज ऑफ एक्शन है, लेकिन चूंकि डिफेंडेंट्स पार्टी सेम है और प्लेंटिफ उनके अगेंस्ट ज्वाइंटली इंटरेस्टेड है और डिफेंडेंट्स भी हर एग्रीमेंट टू सेल में ज्वाइंटली लायबल है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट टू सेल में जो है वो एक डिफेंडेंट फ्रीक होता, दूसरा ना होता, और दूसरे में पहले वाला फ्रीक होता, दूसरा ना होता, तो उस सूरत में ज्वाइंटर होना था, नहीं होना था। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है, वो ये है
टू आर मोर प्लेंटिफ वन डिफेंडेंट एट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन, बहुत इजी है। ऊपर जो कंडीशन पड़ी थी वो ये थी वन प्लेंटिफ टू आर मोर डिफेंडेंट, अब ये टू आर मोर डिफेंडेंट और वन डिफेंडेंट है, तो कोई इशू नहीं, कर सकते हैं वो प्लेंटिफ कर सकते हैं। मसलन 3-4 लोगों ने मिलके एक एग्रीमेंट टू सेल किया है, किसके साथ, एक डिफेंडेंट के साथ, तो वो मिलके दावा कर सकते हैं। उन्होंने 2 किए, उन्होंने 3 किए, उन्होंने 4 एग्रीमेंट टू सेल किए एक ही डिफेंडेंट के साथ, यानी चारों ने मिलके एक ही डिफेंडेंट को पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो चारों ने मिलके एक ही डिफेंडेंट को दिए हुए हैं, तो ठीक है, वो रिकवरी ऑफ मनी का सूट, वो सारे काजेज ऑफ एक्शंस को जब जब पैसे दिए उनको एक ही दावे में क्या कर सकते हैं, यकजा कर सकते हैं। लेकिन अगर एक प्लेंटिफ ने एक डिफेंडेंट को दिया होता, दूसरे प्लेंटिफ ने किसी और डिफेंडेंट को दिया होता, तो फिर वो काजेज ऑफ एक्शन जो है वो ज्वाइन एक ही दावे में ज्वाइन नहीं होना था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ऑल प्लेंटिफ्स आर जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो होप के आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा भी मैंने देखा है कि वो फोन छोटा था। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आखिरी कंडीशन, मोर देन वन प्लेंटिफ मोर देन वन डिफेंडेंट एट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन। तो वेरी सिंपल, क्या होगा, ऑल प्लेंटिफ्स आर जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट ऑल द डिफेंडेंट, सारे प्लेंटिफ सारे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट क्या हो, जॉइंटली इंटरेस्टेड हो। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 4 लोगों ने मिल के 4 लोगों को लोन दिया, ठीक है, एक वक्त एक काज ऑफ एक्शन हो गया, फिर किसी और वक्त में एक और काज ऑफ एक्शन दिया, लोन दिया, चारों ने मिलके चारों को, ठीक है। तो ठीक है, अब ये दोनों इकट्ठे किए जा सकते हैं, बिकॉज ऑल प्लेंटिफ्स आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट ऑल द डिफेंडेंट ज्वाइंटली, तो वो सारे के अगेंस्ट क्या है, वो ज्वाइंटली जो है वो इंटरेस्टेड है, तो वो कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, रूल 3 कहता है कि इफ plaintiffs are interested against the defendant or defendant jointly, they may file a suit, they may consolidate all cause of action in one suit, but if they are interested severally अगर वो अलग-अलग है, हर एक का cause of action अलग-अलग है, तो वो फिर सेपरेट सूट करेंगे, वो इकट्ठा सूट नहीं करेंगे। डियरेस्ट फ्रेंड, मैं आपको एक बार जो है उसकी रीडिंग करवा देता हूँ, किसकी, जो रूल 3 है। होप कि आपको बड़ा इजी लगेगा, बड़ा इजी लगेगा। सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये बेसिकली आगे रूल 4 और 5 की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा है, अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन सेम सूट, एक दावे में वो यूनाइट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, क्या, सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन, सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन, बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और सेम डिफेंडेंट ज्वाइंटली। देखा कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक ही प्लेंटिफ में बहुत सारे सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को एक ही दावे में कर सकता है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट ज्वाइंटली, क्या मतलब कि डिफेंडेंट्स आर ज्वाइंटली लायबल, ठीक है, एंड ही इज ज्वाइंटली इंटरेस्टेड। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है, एंड कह रहा है एनी प्लेंटिफ्स having cause of actions in which they are jointly interested, और वो प्लेंटिफ जो के jointly interested होंगे अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, एक ही डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट, या अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली, या बहुत सारे ज्वाइंट डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट ज्वाइंटली। तो ये बेसिकली वो 4 कंडीशंस ही बन रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मे यूनाइट सच कॉजेज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। होप कि आपको समझ आ गई, होप कि आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, आगे वो क्या कहता है, वो क्या है, वेयर द कॉजेज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड, द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड टू द सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द एग्रीगेटेड सब्जेक्ट मैटर एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है कि जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट क्या होगा। देखो मेरी बात सुनो, एक प्लेंटिफ ने एक डिफेंडेंट से जो है, यानी 2 प्लेंटिफ्स ने, एक प्लेंटिफ ने एक डिफेंडेंट से 50 लाख रुपया लेना था, ठीक है, फिर उसी प्लेंटिफ ने उसी डिफेंडेंट से 50 लाख रुपया और लेना था। तो वन प्लेंटिफ वन डिफेंडेंट सेवरल काजेज ऑफ एक्शन, कोई कंडीशन नहीं है, ये दोनों काज ऑफ एक्शन की बाबत कंसोलिडेटेड सूट, यानी एक ही सूट जो है वो क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि अगर वो सूट एक सिविल जज क्लास 2 के पास लगा है जिसकी जुरिसडिक्शन सिर्फ 50 लाख रुपए होती है, क्या वो उस दावे को सुन सकता है। तो उसका फार्मूला जो है वो हमें रूल जो है वो उसका सब रूल 2 बताता है, रूल 3 का, वो ये कहता है कि वो दोनों कॉजेज ऑफ एक्शन के जो है ना सब्जेक्ट मैटर, उनको जमा करो,
एग्रीगेट निकालो उसका, और अब देखो कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है कि नहीं बनती। मसलन 50 लाख एक काज ऑफ एक्शन के और 50 लाख एक की कितना हो गया 1 करोड़, जबकि सिविल जज क्लास 2 की जुरिडिक्शन कितनी होती है 50 लाख, तो फिर वो सिविल जज क्लास 2 जो है उस दावे को जो है वो नहीं सुन सकता, उसकी जुरिडिक्शन क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब मैं रीडिंग करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। वो कह रहा है वेयर द काजेज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड, जब उन काजेज ऑफ एक्शन को इकट्ठा कर दिया जाए, द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड टू द शैल डिपेंड अपॉन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेटेड सब्जेक्ट मैटर। एग्रीगेटेड सब्जेक्ट मैटर जो है उसके ऊपर उसकी क्या होगी, वो यानी वो जमा करने के बाद जो वैल्यू बनेगी सब्जेक्ट मैटर की, उस वैल्यू के ऊपर वो कोर्ट की जुरिडिक्शन जो डिपेंड करेगी एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। देखिए याद रखिएगा पिक्यूनरी जुरिडिक्शन आपको पता है वैल्यू रोज बाय रोज पड़ती है, तो एक जज की जुरिडिक्शन पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो आपने देखनी है वो आपने इंस्टीट्यूशन के टाइम पे देखनी होती है कि उस दिन प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है। अगर उस दिन प्रॉपर्टी जो है वो 10 रुपए की थी, तो अब अगर बाद में वो 10 करोड़ की भी हो जाती है, कोर्ट की जुरिडिक्शन रहती है, वो उसको इंटरटेन जो है वो कोर्ट जो है उसको इंटरटेन जो है वो कर सकता है। तो होप कि आपको बच्चों मेरी बात की समझ आ गई। रूल 3 है आपको ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन आपको बहुत अच्छा आ गया, अगर पेपर में आता है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको जो है वो लिखेंगे। अच्छा उसके बाद है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा चलिए वो इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं रूल्स। ज्वाइंटर ऑफ सेवरल क्लेम इन सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रूल 3 ने तो जनरल कंडीशन बताई थी ना, अब रूल 4 जो है वो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन जो है वो बताना चाह रहा है। तो अब हम रूल 4 को जो है वो उसको जो देख लेते हैं, बड़ा इजी है। कह रहा है ओनली सर्टेन क्लेम टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो कॉज ऑफ एक्शन shall unless with the leave of the court be joined with the suit for recovery of immovable property। देखें वो पता क्या कह रहा है, एक्सेप्ट पहले वो जनरल रूल दे रहा है। जनरल रूल ये दे रहा है, वो कहता है जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई दावा करोगे ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों क्या दावा हो सकता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ बड़े हो सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, सूट फॉर रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मींस प्रॉफिट, ठीक है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो दावे क्या हो सकते हैं, वो दायर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में वो कहता है कि कोर्ट से क्या लो, परमिशन लो। कोर्ट से क्या लो, परमिशन लो कि मैं ये दो काजेज ऑफ एक्शन या ये दो जो क्लेम्स है मैं इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जोड़ के दायर करना चाहता हूं। अगर कोर्ट आपको परमिशन देगी तो आप उसको दायर करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि अब मैं जो बात करूंगा कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले जनरल रूल था, अब उसकी एक्सेप्शंस आ गई कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आपने ये वाले क्लेम जोड़ने हैं तो बिस्मिल्लाह आप जोड़ सकते हैं। अच्छा मतलब मैं अब आपको जनरल रूल की एक एग्जांपल देके बात खत्म करूं कि जनरल रूल की एग्जांपल क्या हो सकती है। मसलन एक शख्स ने एक बंदे को जो है उसने उससे पोजेशन लेना है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसने उससे एक और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी पोजेशन लेना है। तो क्वेश्चन ये राइज है क्या वो दोनों काजेज ऑफ एक्शन को एक ही दावे में कंबाइन कर सकता है? भाई जाओ कोर्ट से परमिशन लो, कोर्ट से पूछो कि जी मैं इन दो काजेज ऑफ एक्शन को एक जगह पे इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर वो इनको इकट्ठा करना चाह रहा है तो फिर कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मसलन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ क्लेम फॉर मींस प्रॉफिट करना चाह रहा है या एरियर्स ऑफ रेंट क्लेम करना चाह रहा है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कर लो, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। वो डैमेजेस क्लेम करना चाहता है ऑन द ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रॉपर्टी एंड एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड, या उसके किसी पार्ट के हिस्से तक वो जो है वो डैमेजेस क्लेम करना चाहता है तो कर लो, कोई बात नहीं। फिर अ क्लेम इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब ये बात सुनिएगा, ये क्या है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शख्स ने सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया, ठीक है, कर लो। साथ में उसने कहा कि मेरी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मेरी ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी थी, मेरे ट्रीज भी थे, मेरी मशीनरी भी थी, वो भी मुझे दिलाई जाए। तो आप देखें कि उसका जो मेन रिलीफ है उससे उसकी बेस पे जो फर्दर रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकता है। अब उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए कोर्ट की परमिशन जो है वो नहीं है। मतलब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, एक बंदा सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता है, वो कहता है जी कि ये मेरी फेवर में कोर्ट डिक्री जारी करे, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर करे और पोजेशन भी मुझे दिलाए, ठीक है। तो
देखें वो मेन रिलीफ के साथ एक रिलीफ कंसिक्वेंशियल रिलीफ मांग रहा है पोजेशन, तो बिस्मिल्लाह। फिर वो कहता है कि पोजेशन भी दिलाएं और फिर परमानेंट इंजंक्शन की डिक्री भी दें और इसको रोको कि आज के बाद मुझसे जो है तुम ये प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस नहीं करोगे, मुझसे ये प्रॉपर्टी तुम नहीं छीनोगे। तो ये भी मेन रिलीफ से जो है कंसिक्वेंशियल रिलीफ परमानेंट इंजंक्शन का जो है वो फ्लो हो रहा है, तो लिहाजा वो ये भी क्लेम कर सकता है। तो रूल सी जो है वो ये कहता है जब एक रिलीफ के ऊपर दूसरा रिलीफ क्लेम कर रहा है, कंसिक्वेंशियल रिलीफ यानी मेन रिलीफ के साथ आप कंसिक्वेंशियल रिलीफ भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो हो के बच्चों आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। उसके बाद वो एक और बात कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर और रेंडम फ्रॉम आस्किंग टू बी पुट इनटू पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अच्छा, ये अब एक और एक्सेप्शन बता रहा है, ये कह रहा है अगर फोरक्लोजर या रिडेम्पशन का दावा है ना, ठीक है, और वो उसका पोजेशन मांगना चाहता है, तो फिर उसको को कोर्ट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो इमोल प्रॉपर्टी का जो भी क्लेम कर रहा है, इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है और साथ में पोजेशन क्लेम करना चाहता है, तो फिर उसको जो है वो कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर रूल 4 उस पर जो है वो अप्लाई करना ही नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सूट फॉर फोरक्लियर क्या होता है या सूट फॉर रिडेम्पशन क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा, वंस ए मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज। क्या मतलब, एक बंदे ने दूसरी पार्टी को लोन दिया और उसने अपनी जो वो प्रॉपर्टी थी उसको गिरवी रखवा दिया, बाद में उसने मुकर्रर डेट के ऊपर लोन वापस नहीं किया, तो क्या वो जिसने लोन दिया था क्या वो घर बैठे मालिक बन गया? नो, वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज। अगर वो इस बुनियाद पे उसका मालिक बनना चाहता है कि जनाब इसने मुकर्रर वक्त में मुझे जो है वो लोन रिटर्न नहीं किया, तो उसको कोर्ट में आना पड़ेगा और कोर्ट में आके एक दावा करना पड़ेगा सूट फॉर फोरक्लोजर का, और कोर्ट एक डिक्री जारी करेगी कि हाँ वाकई इसने उसको लोन दिया था और उसने मुकर्रर डेट में वो लोन वापस नहीं किया था, तो लिहाजा ये जो है वो क्या कहते हैं, मैं इसके हक में डिक्री जारी करता हूँ और प्रॉपर्टीज के नाम जो है वो ट्रांसफर करता हूँ। इसी तरह सूट फॉर रिडम्पशन क्या है? रिडम्पशन क्या है कि वो कहता है जिसने लोन लिया था वो कहता है यार ये पकड़ो अपने पैसे और मुझे जो है मेरा पोजेशन वापस करो। वो कहता है मैं नहीं करता, जिसने उसको लोन दिया था, ठीक है। तो उस सूरत में वो कोर्ट में आके कौन सा दावा करेगा? सूट फॉर रिडम्पशन। क्या मतलब कि जनाब ये पैसे अपने पकड़े और मेरी प्रॉपर्टी को आजाद करे, मेरा पोजेशन मुझे दे, मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट मुझे दे। इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ दी मॉर्गेज, के मॉर्गेज सिंपल है, कंडीशनल है, इंग्लिश मॉर्गेज है, व्हाटसोएवर वो है, ठीक है बच्चों। हो कि आपको रूल 4 की जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई है। उसके बाद रूल 5 है, वो है क्लेम बाय और अगेंस्ट द एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर आर हियर। अच्छा, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। एग्जीक्यूटर क्या होता है? वो जो विल को एग्जीक्यूट करता है, विल की, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जो इसको कोर्ट अपॉइंट करती है कि मसलन जब एक मर गया बंदा और उसकी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे डेट्स हैं, तो वो जो क्रेडिटर हैं जिन्होंने के वो पैसे लेने हैं, वो कोर्ट में जाके क्या करेंगे? वो दावा करेंगे कि जनाब इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करते हुए एडमिनिस्टर करने की इजाजत दी जाए और साथ में इससे वो डेट वगैरह रिकवर करने की भी जो है वो इजाजत दी जाए। और हेयर तो आपको पता ही है जिसका इंटरेस्ट हो प्रॉपर्टी में। तो अब क्लेम बाय अगेंस्ट एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर से क्या मुराद है? एक बात तो क्लियर ही है कि इसमें सब्जेक्ट मैटर जो होगा वो स्टेट होगा। स्टेट क्या होता है? मरने वाले की जो है वो जायदाद। तो स्टेट की बात हो रही है, उसके बारे में एक दावा किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से या उसके खिलाफ। अब हम आगे जाके देखते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या हैं। अब रूल 5 क्या कहता है? वो कहता है कोई मसला नहीं, एनी नंबर ऑफ क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर आर हेयर मे बी ज्वाइंड इन वन सूट इफ ऑल कंडीशन ऑफ रूल 3 आर फुलफिल्ड। वो कहता कोई बात नहीं, अगर रूल 3 की कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो आप बेशक एक एग्जीक्यूटर और एक एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट जो है वो आप बहुत सारे जो है वो क्लेम्स को क्या कर सकते हैं? यकजा कर सकते हैं। हाउएवर, a claim by or against an executor administrator or here cannot be joined with the claim against them personally। देखें, एक तो वो एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है या वो थ्रू विल अपॉइंट हुआ है, किस मकसद के लिए? उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है, स्टेट को।
और एक ये है कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या उस एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर को उसकी पर्सनल कैपेसिटी में उस मेन जो स्टेट के बारे में जो क्लेम या रिलीफ है, क्या उसके साथ यकजा करके तो उसको सू किया जा सकता है। ठीक है, मसलन मसलन ये है कि वो कहता है जी कि एक तो मैंने वो डेट लेना था। ठीक है, मैंने मैंने डिसीज से भी डेट लेना था, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ या एग्जीक्यूटर बनता है, मैंने इसको भी जो है वो कर्जा दिया था। तो अब वो दोनों को सू कर रहा है। तो जो डिसीज है उसकी हद तक तो ठीक है, लेकिन जो उसको वो उसकी हद तक सू कर रहा है वो उसकी क्या आ जाती है, पर्सनल कैपेसिटी। तो रूल 5 बताएगा कि कब पर्सनल कैपेसिटी में भी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हायर को उसी दावे में जो है वो क्या किया जा सकता है, सू किया जा सकता है। तो उसकी वो सबसे पहला है द पर्सन क्लेम्स अराइज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द पर्सनल क्लेम अराइज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द डिसीज, कि वो जो पर्सनल क्लेम है वो उसी स्टेट से अराइज हो रहा है। मसलन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो जायदाद है जो डिस्प्यूटेड है, वो बेसिकली पार्टनरशिप थी किसकी, उस एडमिनिस्ट्रेटर की और मरने वाले की। तो ये पर्सनल क्लेम किससे अराइज हो रहा है, उसी स्टेट से, पार्टनरशिप। तो इस सूरत में वो दोनों क्लेम, यानी वो पार्टनरशिप का भी हिसाब किताब दे, अकाउंट फॉर पार्टनरशिप एग्जीक्यूटर उसका भी दे, और वो उस स्टेट के बारे में भी कोई डेट व्हाट्सएवर जो क्लेम है वो भी वो दोनों को यकजा किया जा सकता है। मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, a suit by or against the executor for administration of the state and the account for partnership run by the deceased and the executor। बच्चों बोलो वही जो मैंने आपको बताया। तो वो दोनों क्लेम्स को एक सूट में क्या किया जा सकता है, यकजा किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन वो बताता है वो क्या है, वो कहता है the executor was jointly entitled to or liable for with the deceased in regard to the personal claim। जो एग्जीक्यूटर था वो ज्वाइंटली इंटाइटल्ड या लायबल है किसके साथ मिलके, डिसीज के साथ मिलके, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सनल क्लेम। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, a suit by or against the executor for administration of the state and recovery of the debt borrowed by the deceased and the executor jointly। दूसरा ये है कि जहां पे वो दोनों ज्वाइंटली लायबल थे। एक तो ये है ना कि वो जो स्टेट है जिसके बारे में वो क्लेम कर रहा है उससे कोई इशू अराइज हो रहा है, जैसे पार्टनरशिप है, अकाउंट्स वगैरह है। एक ये है कि बाय लॉ दोनों जो थे वो ज्वाइंटली लायबल थे, मसलन दोनों ने कर्जा लिया हुआ था। तो उस सूरत में वो स्टेट के अगेंस्ट, मरने वाले को तो सू नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट वो उसकी स्टेट को सू करेगा थ्रू दैट एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ में उस एडमिनिस्ट्रेटर को उसकी पर्सनल कैपेसिटी में सू करेगा। बच्चों हो कि आपको मेरी बात की जो है वो क्या समझ आ गई है। मैं अब आपको जो है वो एक बार जो है वो फिर रूल 5 जो है वो पढ़ा देता हूँ। वो कह रहा है नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर here as such shall be joined with the claim by or against him personally unless the last mentioned claim yani personal claim are alleged to arise with reference to the estate in respect of which the plaintiff or defendant sues or be sued। पहली एक्सेप्शन क्या है कि वो जो क्लेम है, पर्सनल क्लेम है, वो उसी स्टेट से अराइज हो रहा है। ठीक है, और such as he was entitled to or liable for jointly with the deceased person whom he, या वो jointly interested था या liable था डिसीज के साथ मिलके। तो मैंने दोनों की आपको जो है वो एग्जांपल्स भी दी हैं। होप कि आपको जो रूल 5 है उसकी बड़ी अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई। उसके बाद हम जो है वो अब चलते हैं ज्वाइंट ऑफ इफेक्ट ऑफ ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन ऑन जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब है इफेक्ट ऑफ ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन ऑन कोर्ट फी। लो जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये मैंने अब आपको बताना है। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा इफेक्ट ऑफ काजेज ऑफ एक्शन ऑफ कोर्ट फी। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि दो प्लेंटिफ मिल के या एक प्लेंटिफ मिल जानबूझ के ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन कर रहा हो इस बुनियाद पे कि मुझे अलग-अलग दावे करूंगा तो मुझे अलग-अलग कोर्ट फी देनी पड़ेगी। तो क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक से ज्यादा कॉजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर लिया है तो बिस्मिल्लाह, रूल 3, 4, 5 के तहत कर लिया तो कर लें, लेकिन जो कोर्ट फी होगी
वो कैसे काउंट होगी? वो बिल्कुल ऐसे ही काउंट होगी जैसे हर सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो है वो अलग-अलग कोर्ट फी हो। क्या मतलब कि आपने एग्रीगेट देना है ऑफ द कोर्ट फीस ऑन ईच सब्जेक्ट। यानी एक मसलन एक शख्स ने जो है वो ये 50 लाख रुपया एक लेना था, 50 लाख रुपया एक और लेना था, दोनों काजी ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर दिया तो 50 लाख की हद तक 15,000 कोर्ट फीस होगी और दूसरे काज ऑफ एक्शन की हद तक भी 15,000, तो 15 30,000, तो फिर कोर्ट फी कितने की लगेगी? 30,000 रुपए की लगेगी। और ये बच्चों कहाँ लिखा है? गौर करो, पढ़ा चुका हूँ। कोर्ट फी एक्ट आपको कंप्लीट पढ़ाया है, उसमें पढ़ाया था सेक्शन 17 था। देख लेते हैं सेक्शन 17 क्या कहता है। ये कोर्ट फी एक्ट का मल्टीफेरियस सूट, ठीक है। Where a suit embraces two or more distinct subjects, the plaintiff memorandum shall be chargeable with the aggregate of the fees। यानी जमा करो, टोटल करो फीस का। कौन सी फीस? टू विच द plaintiff in suits embraces separately each of such subject would be liable under the act। ऐसे ही जैसे कि जो वो क्या कहते हैं, हर क्लेम जो है वो अगर सेपरेट होता तो उस सूरत में वो क्या होता कि उसकी कोर्ट फी जो होती है वो काउंट होती। नथिंग in the former part of the section shall be deemed to affect the power conferred by the CPC section 9। अच्छा जी, इसको छोड़ें। होप के बच्चों आपको जो है वो मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। इफेक्ट ऑफ ज्वाइंटर ऑफ काजेज एक्शन ऑन कोर्ट फी। होप कि आपको अब ये जो है वो कभी भी नहीं भूलेगा बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। आगे है पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। तो मैं आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, मैं बता चुका हूं कि जब कोर्ट को लगे पार्टियों को इनकन्वीनियंस काज हो रही है तो बेशक वो मिसजॉइंडर ना हो, बेशक रूल 3, 4, 5 की कंडीशंस पूरी हो रही हो, लेकिन फिर भी कोर्ट सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर जो है वो क्या कर सकता है। तो वो जो था वो सीपीसी का जो है वो रूल पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर a separate trial where it is appear to the court that any cause of action joined in one suit cannot be conveniently tried or disposed of together, the court may order separate trial or make such order as may expedient। क्यों जी, समझ आ गई मेरी बात की? ठीक है। अच्छा, इसी रूल 6 को हमने मिला के पढ़ना है किसके साथ? रूल 8 के साथ, जो कि रेमेडी देता है किसके अगेंस्ट? उसके अगेंस्ट। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये सीपीसी अपडेटेड नहीं है। रूल 8 भी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर यानी हाई कोर्ट उसको इंसर्ट कर चुकी है। आपके पास अगर अपडेटेड एक्ट है तो उसमें रूल 8 होगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूल 8 क्या है? रूल 8 क्या है और वो क्या कहता है? रूल, एक मिनट, मेरी चार्जिंग खत्म हो रही, मैं चार्जर लगा। अच्छा, रूल 8 जो मेरे पास इस वक्त नहीं है वो ये है, हाउ टू क्योर द डिफेक्ट ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन। बच्चों, रूल 8 पता क्या कहता है? वो कहता है कि अगर मिसजॉइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन हो तो कोर्ट क्या करेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। कोर्ट पार्टी को बुलाएगी, प्लेंटिफ को बुलाएगी, उसको कहेगी भाई कि मिसजॉइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन है, रूल 3, रूल 4 या रूल 5 के कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती, या रूल 6 के तहत कोर्ट समझती कि इनकन्वीनियंस काज हो रही है, तो कोर्ट कहेगी प्लेंटिफ से कि कोई एक काज ऑफ एक्शन चूज करो। यानी ये काजेज ऑफ सेवरल काजेज ऑफ एक्शन है, इसमें से तुम अपना चूज कर लो जो काज ऑफ एक्शन तुम चूज करना चाहते हो। वो कहता है जी ठीक है, मैंने ये काज ऑफ एक्शन जो है ना इस दावे में इसको जो है वो रखना है। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसको कहेगी अमेंडेड प्लेंट दो, और उस अमेंडेड प्लेंट में क्या करना है कि वो जो बाकी जो काज ऑफ एक्शन है ना जो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहे उसको डिलीट करके, उसको ओमिट करके, और उस हिसाब से फ्रीक भी उड़ा दो। उस हिसाब से प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी फ्रीक भी नहीं बनते वो भी उड़ा दो और अमेंडेड प्लेंट दो। वो प्लेंटिफ क्या करेगा? उस काज ऑफ एक्शन की हद तक जो है वो अमेंडेड प्लेंट लेके आएगा। अब कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जो बाकी काज ऑफ एक्शन से उसके मुताबिक फ्री कैन को पार्टी बना के तो एक और अमेंडेड प्लेंट दो। तो अब 2 अमेंडेड प्लेंट्स आएंगी। अब वो 2 दावे चलेंगे चाहे वो अंडर सेम हेड चलें,
चाहे वो सेम टाइटल चले लेकिन अब दो दावे चलेंगे। तो आपने देखा रूल 8 कैसे वो कितना इंटरेस्टिंग है, वो कैसे सेपरेट करने का ऑर्डर करता है जो काजेज ऑफ एक्शन की सूरत में। तो अगर आपके पास रूल 8 है आप उसको पढ़ें, आपको उसकी समझ भी आएगी। अगर समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे जो है वो पूछ लेंगे। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब अच्छा, अब एक चीज थी, मिसजॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, व्हेन कॉजेज ऑफ सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शंस आर ज्वाइंड in is the same suit in violation of the provisions of section 3, 4, 5, 6 भी लिख लें, that is called misjoinder of the causes of action। और उसके अगेंस्ट रेमेडी का है वो रूल 8 में दी हुई है। तो ये आ गया। उसके बाद है effect of misjoinder of causes of action on suits। तो क्या उसके ऊपर अफेक्ट होगा मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शंस का सूट के ऊपर? तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑर्डर 1 रूल 10 था ना, कि कोर्ट दावा नहीं खारिज करेगी, दैट इज एन इरेगुलरिटी। उसको कोर्ट क्योर कर सकती है अंडर रूल 8 के कोर्ट कहे कि चलो भी सेपरेट करो, लेकिन उस मिसजॉइंडर नॉन जॉइंडर की बुनियाद, मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन की बुनियाद पे कोर्ट दावा खारिज नहीं करेगी। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। सेक्शन 99 देखिएगा सीपीसी का, जो बताता है कि इरेगुलरिटी की बुनियाद पे दावा नहीं खारिज किया जा सकता, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद रूल 7 है, वो ये बताता है ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा। ये बिल्कुल वही वर्डिंग है जो ऑर्डर 1 रूल 13 की थी, जो कहता है कि अगर तो वो दावा इश्यूज के बगैर ही डिसाइड होने जा रहा है तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और अगर वो इशू वाला दावा है तो जब इशू लगने जा रहे हैं या इशू लगने से पहले कोर्ट को बताओ कि भाई इसमें मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन है। अगर आपने नहीं बताया तो फिर आप अपील में या हाई कोर्ट में या सेकंड अपील में जाके वो ऑब्जेक्शन जो है वो आप रेज नहीं कर सकेंगे। ये कौन कह रहा है? रूल 7 कह रहा है ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर, ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंडर कॉजेज ऑफ एक्शन शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये अगर वो दावा फर्स्ट डेट पे डिसाइड होने जा रहा है, एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड, और जिसमें इशू सेटल हो गए हैं एट और बिफोर सच सेटलमेंट, वो इशू फ्रेम होने से पहले या जिस वक्त इशू फ्रेम हो रहे होंगे उस वक्त, अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है सब्सिक्वेंटली रीजन। हाँ, अगर मिसजॉइंडर की ग्राउंड ही ऑब्जेक्शन ही बाद में रेज हो रहा है, यानी वो ग्राउंड ही बाद में बन रही है मिसजॉइंडर की, तो उस सूरत में जो है वो क्या कर सकते हैं, आप सब्सिक्वेंटली भी उसको राइज कर सकते हैं। and any such objection not taken shall be deemed to have been waived। और अगर वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे रेज नहीं किया गया तो फिर क्या कोर्ट कंसीडर करेगी कि वो जो है उसको वेव कर दिया गया। प्यारे बच्चों, होप कि आपको जो, अच्छा एक और रह गया, अब एक नई जो अमेंडमेंट आई है, पावर ऑफ द कोर्ट टू कंसोलिडेट द सूट। ये हम रोज कोर्ट्स में करते हैं, तो लेकिन अब इसके बारे में अमेंडमेंट भी कर दी गई है। ये क्या है? दो दवाजात हैं, दोनों दवाजात में पार्टीज भी सेम है, ठीक है, और दोनों का इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर भी दोनों में सेम है, और दोनों का फैसला अगर अलग-अलग किया जाए तो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ सकती है। तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट दोनों दवाजात को क्या कर देगी? कंसोलिडेट कर देगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक दो मिसालें देता हूँ आपको। बंदे ने, बीबी ने दावा किया हुआ है सूट फॉर मेंटेनेंस का, ठीक है, और आपको पता है कि सूट मेंटेनेंस, वाइफ की मेंटेनेंस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। और जो डिफेंडेंट है उसने दावा किया है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, कि ये मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करे। और हमें पता है कि वाइफ को मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने का तभी कहा जा सकता है जब हस्बैंड उसको मेंटेनेंस दे। तो आपने देखा है मेंटेनेंस इज सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, और उसका जो दावा है परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन दैट इज सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस। तो दोनों दावाजार जो है उनकी डिसीजन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, पार्टीज भी सेम है। अगर अलग-अलग डिसीजन दें, अलग-अलग जज दें तो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ सकती है। तो फिर क्या किया जाएगा? दोनों दावाजात को इकट्ठा कर दिया जाएगा, कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड इशू फ्रेम हो जाएंगे, कंसोलिडेटेड ट्रायल चलेगा और कंसोलिडेटेड जजमेंट आएगी। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, वो मिसाल क्या है? एक बंदे ने दावा किया है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल
और दूसरा जो डिफेंडेंट है उसने दावा किया है सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट टू सेल। वो कहता है ये एग्रीमेंट सेल तो हुआ ही नहीं था। तो अब दोनों दावाजात की जो डिसीजंस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी सेम है, तो कोर्ट क्या करेगी, दोनों दावाजात को कंसोलिडेट करते हुए कंसोलिडेटेड इशू फ्रेम करेगी, कंसोलिडेटेड ट्रायल करेगी और कंसोलिडेटेड जजमेंट जो है वो अनाउंस करेगी। अब हम जरा वो जो नई जजमेंट आई है उसकी रूल से हम लोग जो है वो रूल 6A जो है उसको देख लेते हैं। मैं एग्री करता हूं कि ये अमेंडमेंट्स की इन्फोर्समेंट नहीं है अभी, लेकिन वो बन तो गई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको तैयार जरूर करेंगे। ठीक है, ये कंसोलिडेशन ऑफ सूट, ये where two or more suits or proceedings of the same nature requiring determination of similar issues between the same parties are pending in the relation to the same subject matter, the court may, if considered it expedient for avoiding multiplicity of the litigation or conflict in judgment, direct the consolidation of such suit or proceeding as one trial, whereupon all such suit or proceeding shall be decided on the basis of consolidated trial। बच्चों मेरा नहीं ख्याल कि इस पे मजीद टाइम लगाने की जरूरत है। होप कि आप लोगों को समझ आ गई। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा था। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।